हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था और बारिश होने के नाते बीच में क्लास रोकनी पड़ी थी। तो साथियों, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहिए। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ मैं बता चुका था। अब उसी में है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में मैंने बताया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य के आधार पर राष्ट्रपति सलाह मांगता है अनुच्छेद 143 के तहत। 143 के तहत। और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन जो सलाह उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो माने, चाहे तो ना माने, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। हाँ, वो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है और सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय अपने आधार पे सलाह देता है। उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने, याद है अनुच्छेद 143। परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। और अगला जो न्यायिक शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, उसे निलंबित कर सकता है, क्षमा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है या देर से कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है। मतलब राष्ट्रपति को समस्त शक्तियां प्राप्त हैं। वह न्यायिक शक्तियों के आधार पर क्षमादान की जो शक्ति है वह राज्यपाल से किस तरह से अलग है, जब मैं राज्यपाल बताऊंगा तो राज्यपाल में और राष्ट्रपति में केवल एक बात है जो अलग करती है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है और राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है, कम कर सकता है। बाकी और सभी चीज़ें सेम हैं। तो जब मैं राज्यपाल बताऊंगा, विधानसभा बताऊंगा, मुख्यमंत्री बताऊंगा, वहाँ पे मैं जब कंपेयर करके पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बेहतर से समझ में आएगा। कूटनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में मैंने जैसे बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। यानी राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा या जो सरकार है, सरकार अगर कोई भी कार्य करती है, चाहे वो भारत के अंदर या बाहर, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। प्रमुख यानी मुखिया होता है, और मुखिया होने के नाते सारे कार्य इन्हीं के नाम से किए जाएंगे। दूसरा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है प्रतिनिधित्व? भारत का। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे या मामलों पे। और साथ ही साथ कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूत को भेजना या उनका स्वागत करना, दोनों का कार्य राष्ट्रपति का होता है। कूटनीतिज्ञों को, जैसे राजदूत होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, किसी भी देश में हमारा जो दूतावास होता है या हमारे जो कंसुलेट होते हैं, वहाँ पे जो उनका उच्चायुक्त होता है या जो प्रतिनिधि भेजा जाता है, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सहित
सिफारिश के साथ जाता है। और किसी भी आधार पे किसी भी देश में हमारे कोई भी राजदूत या हमारे कोई भी कूटनीतिज्ञ जब कार्य करते हैं तो वह हस्ताक्षर, वह कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है और माना जाता है कि यह कार्य राष्ट्रपति की अनुमति से हो रहा है। और साथियों, राष्ट्रपति स्वविवेक से सारे कार्य नहीं करता है। अभी जब मैं बताऊंगा मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, जब मैं बताऊंगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, तब इन सारी चीज़ों को मैं बहुत विधिवत तरीके से समझाऊंगा। साथियों, यहाँ पे आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि जितने भी कार्य पद्धतियाँ बाहर या भारत के अंदर होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह राष्ट्र का प्रमुख होता है। अगला है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में राष्ट्रपति के अंदर सर्वोच्च सेनापति के अधिकार शामिल होते हैं। सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यानी भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। और थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इनके प्रमुखों की नियुक्ति करता है। युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, मतलब युद्ध करना है या इसकी समाप्ति करनी है, इसे भी राष्ट्रपति घोषित करता है। लेकिन साथियों, ये ध्यान रहे कि ये सारे कार्य संसद के अनुमति के अनुसार होता है। साथियों, राष्ट्रपति के अंदर समस्त शक्तियाँ निहित तो होती हैं। वो सेना का प्रमुख तो होता है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। युद्ध की शुरुआत कैसे करनी है, कब होनी है, इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति करता है, और समाप्ति कब होनी है इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति करता है। लेकिन साथियों, ये समस्त शक्तियाँ उस संसद के अनुमति के अनुसार ही होता है, यानी इसमें संसद की सहमति शामिल होता है। यह स्वविवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति की नहीं है। साथियों, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ। साथियों, 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात, देखिए साथियों, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत अगर ये जानकारी होता है कि किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, यानी युद्ध छिड़ गया है, या आंतरिक विद्रोह हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन यानी राष्ट्रीय आपात लागू होगा। और जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो साथियों याद रहे कि ये 2 आधार हैं। इस पे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, सिवाय 20 और 21 को छोड़ करके। ऐसा 20 और 21 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत 20 और 21 को अब समाप्त नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बंदी के लिए है और ये जीवन के लिए है। तो ना तो बंदी के लिए उनके साथ अन्याय किया जा सकता है और ना किसी के जीवन का अधिकार छीना जा सकता है। साथ ही एक अनुच्छेद है 19, जब बाह्य आक्रमण या युद्ध होता है तब अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है।
लेकिन जब आंतरिक विद्रोह की बात होती है तो अनुच्छेद 19 भी लागू रहता है। किसके साथ? 20 और 21 के साथ 19 भी लागू रहता है। तो साथियों, जो राष्ट्रीय आपात है वही 3 कारणों में लागू होता है। 1975 में, 1962 में, 1962 में, 1948 में साथियों राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। 1975 में 2 बार लागू हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति बता करके लागू किया था। वहीं पे बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक विद्रोह कर दिया गया। और 1962 में जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ था, चीन और भारत का युद्ध हुआ था, तब लागू किया गया था। तो साथियों, ये जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात के 352 अनुच्छेद को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन पे। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 से संबंधित है। ये राज्यों के अधिकार का निलंबन करना है, कह सकते हैं एक तरह से। जो राज्य हैं, कहा जाता है कि यदि संवैधानिक तरीके से राज्य, अगर राज्य का शासन संवैधानिक तरह से नहीं चलाते हैं, संवैधानिक तरह से नहीं चलाते हैं, तब यह बात राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि अमुक राज्य संवैधानिक तरह से नहीं चलता है, यानी मनमानी करते हैं, संवैधानिक तरह से नहीं चलता है, मनमानी करते हैं। अतः यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अतः राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तब राष्ट्रपति कहते हैं, एक बार पुनः विचार कर लीजिए और हमें बताइए कि क्या जो राज्य है वो वाकई में शासन करता है संवैधानिक तरीके से या नहीं करता है। और यदि नहीं कर रहा है, तब 356 और 365 का प्रयोग होता है। 356 और 365 का जब प्रयोग होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। सबसे पहला राज्य पंजाब था जहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और साथियों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है। और इसके आगे यदि बढ़ाना है तो चुनाव आयोग बताएगा। यदि चुनाव आयोग ने कहा कि अभी चुनाव करा पाना संभव नहीं है तो बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह के राष्ट्रपति शासन का अधिकार भी राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। और अगला है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी हिंदुस्तान में नहीं लागू हुआ है, लेकिन हाल ही में आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका में वित्तीय आपात लागू किया गया था, आर्थिक आपात लागू हो गया था, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। अब पता नहीं हिंदुस्तान की स्थिति कैसी है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लागू हुआ है। भारत में एक बार भी नहीं लागू हुआ है, एक बार भी नहीं लागू हुआ है, नहीं लागू हुआ है। याद रहे, नहीं लागू हुआ है। मैं बार बार क्यों फोर्स कर रहा हूँ? क्योंकि प्रश्न स्टेटमेंट में देगा और कहेगा
कि भारत में वित्तीय आपात निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में वित्तीय आपात 2 बार लागू हुआ है। नंबर 2, वित्तीय आपात लागू करने का आधार अर्थव्यवस्था की घटती स्थिति को बताया गया था। साथियों, दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब लागू ही नहीं हुआ तो आधार का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि वित्तीय आपात आर्थिक स्थिति की गिरती स्थिति को दर्शाता है, अगर ऐसी स्थिति भारत में आती है तो वित्तीय आपात लागू होगा, तो सही हो जाएगा। क्योंकि होगा में अभी हुआ नहीं है। तो इसलिए साथियों, राष्ट्रपति के समस्त शक्तियां आप लोगों ने देखा, कार्यकारी शक्तियां देखा, विधायी शक्तियां देखा, वित्तीय शक्तियां देखा, सैन्य शक्तियां देखा, कूटनीतिक शक्तियां देखा, आपातकालीन शक्तियां देखा। इन सभी शक्तियों के आधार पे राष्ट्रपति कार्य करता है, लेकिन समस्त कार्य संसद के अनुमति के आधार पे होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ये कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक रूप से कार्य करता है, यानी समस्त शक्तियां अंततः मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो साथियों, ये हमारे राष्ट्रपति के कर्तव्य और कार्यकारी शक्तियां थीं, और यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। बीच में रोकने की वजह से इतने क्लासेस देने पड़े, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।